नमस्कार। आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव, जिसको हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी बोल सकते हैं, यानी कि केंद्र के और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र के लिए बेनिफिशियल है या उसको कमजोर कर सकता है, और वोटर के लिए बेनिफिशियल है या उसको भी कमजोर कर सकता है। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह, एक्स सिविल सर्वेंट। इस मुद्दे को पहले ओपन करने के लिए मैं थोड़ा ग्लोबल सिनेरियोस की बात करूंगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। एक ग्लोबल सिनेरियो देखते हैं। ग्लोबल एग्जांपल यूएसए का लेते हैं। भाई यूएसए तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है। दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप शायद जानते होंगे, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, और वो अपने प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार उतारते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं। तो यानी कि प्रतिनिधियों को में से चयन करने के लिए भी वोटिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम प्राइमरीज कहते हैं। फाइनली प्राइमरीज के बाद जो फाइनल कैंडिडेट निकल के आता है पार्टी की तरफ से, वो ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनता है। तो प्राइमरीज भी एक टाइप का इलेक्शन प्रोसेस है जो यूएस में प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनने के लिए किया जाता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंशियल नॉमिनी आ गए तो भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होगा। तो पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था नवंबर 2020 में, जिससे जो बाइडेन आए, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। आप ये भी जानते होंगे यूएस का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और उसके साथ साथ यूएस के कांग्रेस के इलेक्शंस भी होते हैं। यूएस का कांग्रेस यानी कि वहां का पार्लियामेंट, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। यूएस का प्रेसिडेंट 4 साल के लिए अपॉइंट होता है, पर ये जो उनके कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं ये 4 साल के लिए नहीं होते हैं, ये 2 साल के लिए होते हैं। इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर होता है अगले 2 साल में, यानी कि अगले 2 साल में फिर से नए मेंबर इसके लिए चुने जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस, जो नवंबर 2022 में कराए गए। इसको मिड टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रेसिडेंट के कार्यकाल का ये मिड टर्म है, 2 साल हो गए। तो यानी कि ये सिमिलर प्रक्रिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की और यूएस कांग्रेस इलेक्शंस की फिर दोहराई जाएगी नवंबर 2024 में, और फिर से मिड टर्म इलेक्शन आएगा नवंबर 2026 में। तो आपने देखा यूएस हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है। यूएस में बात नहीं करता कोई वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है, मुद्दे उठाए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब देने पड़ते हैं। एक ही इलेक्शन है 5 साल में, दिस मीन्स साइलेंट डेमोक्रेसी, एंड साइलेंट डेमोक्रेसी इज नॉट अ डेमोक्रेसी एट ऑल। अब हम बात करते हैं भारत की। क्या भारत में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे, वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे? जरा देखते हैं। तो हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं, वर देयर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया? हाँ, होते थे 1967 तक, लेकिन ये किसी प्लानिंग के तहत नहीं होते थे। हम देखते हैं हमारा इलेक्शन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ। भारत में, आजाद भारत में इलेक्शन स्टार्ट हुआ 1951-52 से, जब केंद्र के और राज्यों के इलेक्शन साथ में कराए गए। आपको पता था एक ही डोमिनेंट पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, तो उसने केंद्र में भी सरकार बनाई और राज्यों में भी सरकार बनाई। तो यानी कि टेन्योर दोनों सरकारों का, राज्यों का और केंद्र का, एक साथ एक्सपायर हुआ 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद फिर से चुनाव हुए 1957, फिर से ये 62 में एक्सपायर हुआ, फिर 1962 में फिर से चुनाव हुए, फिर 67 तक ये एक्सपायर हुआ। यानी कि लगातार साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते रहे। ये किसी प्लानिंग के तहत नहीं थे, डोमिनेंट पार्टी थी इसलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन 1967 के बाद इसमें थोड़ा ब्रेक हुआ, क्योंकि रीजनल अपोजिशन पार्टीज धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी और वो डोमिनेंट पार्टी को चैलेंज करने लगी थी राज्यों के अंदर। तो धीरे धीरे वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स आने लग गए, जो कभी कभी अनस्टेबल होते थे, क्योंकि लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जंप करे जाते थे, जिनको हम आया राम गया राम कहते थे, और मंत्री बनने के लिए कभी सरकारें बनाते थे या गिरा देते थे। तो ये बहुत कॉमन होने लगा, जिससे स्टेट्स में सरकारें गिरने लगी और वहां पे चुनाव अलग तरीके से कराने पड़ गए, अलग समय पे कराने पड़ गए। तो धीरे धीरे केंद्र का और राज्यों का चुनाव अलग टाइम पे होने लग गया। तो जब वो एक साथ हो रहे थे तो भी कोई प्लानिंग नहीं थी, अब जो अलग हो रहे हैं तो भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो अगर अब प्लानिंग के साथ वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाता है तो कुछ मुद्दे सामने में आपके रखता हूं, जरा देखते हैं उन मुद्दों को, अंत तक देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कराने से खर्चा कम हो जाएगा। जब हम खर्चे की बात करते हैं तो जरा हम इलेक्शन कमीशन के कुछ आंकड़े देखते हैं। सन 2014 के जनरल इलेक्शंस के और सन 2019 के जनरल इलेक्शंस के,
मैं कौन से खर्चे की बात कर रहा हूं? जो ऑफिशियल खर्चा है इलेक्शंस कंडक्ट कराने का। मैं पार्टी जो कैंपेनिंग में खर्चा करती हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कैंडिडेट्स जो खर्चा करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऑफिशियल खर्चा की बात कर रहा हूं जो इलेक्शन कराने का खर्चा होता है। सो हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, विल इट रिड्यूस कॉस्ट? अब देखते हैं कुछ आंकड़े, 2014 का आंकड़ा हम देखते हैं। इलेक्शन कमीशन बताता है द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंडक्टिंग 2014 जनरल इलेक्शन वाज 3,870 करोड़ रुपीस। उस समय वोटर्स कितने थे? एलिजिबल वोटर्स कितने थे? वोटर बेस था 84 करोड़, यानी कि खर्चा पर वोटर और द कॉस्ट पर वोटर वाज ₹46 पर वोटर, 46 रुपए, 46 रुपीज। दिस इज नॉट अ वेरी हाई कॉस्ट फॉर इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नाउ हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में टोटल खर्चा हो गया 5,420 करोड़। वोटर बेस 84 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ हो गया। अब एवरेज कॉस्ट पर वोटर आया 60 करोड़ पर वोटर। हमने दो जनरल इलेक्शंस का खर्चा देखा, अगर इसको टोटल कर लेते हैं दोनों जनरल इलेक्शंस को, करीब 9,300 करोड़ रुपए का खर्चा आया दो जनरल इलेक्शंस कराने का। पर ये 5 साल का दायरा था। इन 5 सालों में कई राज्यों में भी चुनाव हुए होंगे, तो ये मान लेते हैं कि हर साल करीब 5 राज्यों में चुनाव होते हैं। तो इन 5 सालों में करीब 25 राज्यों में चुनाव होंगे, 20 से 25 राज्यों में। अगर हम 25 राज्यों के चुनाव का खर्चा भी ऐड करें रफली, वो करीब 20,000 करोड़ के आसपास। तो यानी कि टोटल 5 सालों में मुख्य चुनाव मिला के, दो मुख्य चुनाव मिला के और 20 से 25 राज्यों का खर्चा मिला के टोटल खर्चा आया करीब 30,000 करोड़। क्या 30,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है इतने बड़े देश में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए? चलो देख लेते हैं, एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो फाइनली बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे रिकवरी नहीं होती है बैंकों के पास। पिछले 5 सालों में आपको पता है कितना बैड लोन्स राइट ऑफ करवाया गया या किया गया सरकार के द्वारा? जरा देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आंकड़े हैं, यानी कि बैंक्स हैव रिटन ऑफ बैड लोन्स ऑफ मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीस। यस, 10 लाख करोड़ रुपीस का बैड लोन्स राइट ऑफ किए गए 5 फाइनेंशियल ईयर्स में, 17-18 से लेके 20-21 तक। यानी कि ये वो पैसा है जो चला गया, इसमें से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 10 लाख करोड़ को वर्सेस 30,000 करोड़ जो इलेक्शंस का खर्चा है, ये तो जस्ट पीनट्स हैं, मूंगफली के दाने इसके सामने। जहां पे हम 10 लाख करोड़ को हम जाने देते हैं, वहां 30,000 करोड़ इतने बड़े देश को में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए बहुत ही कम अमाउंट है। तो यानी कि ये खर्चे की बात नहीं है। दूसरी बात लोग जो उठाते हैं, कहते हैं कि बार बार इलेक्शन आता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिससे डेवलपमेंट वर्क रुक जाता है या स्लो हो जाता है। जरा इस बात को भी परख लेते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है? वो दोनों चुनाव के पहले लगता है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो। कब लगता है? यूजुअली 2 महीने पहले लगता है। कोई भी चुनाव हो, चाहे राज्य का हो केंद्र का हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2 महीने पहले आता है। सो इट यूजुअली कम्स इनटू फोर्स 2 मंथ्स बिफोर द इलेक्शंस। इस दौरान यस काम स्लो हो जाता है, लेकिन अगर सरकारें इतनी चिंता करती हैं कि काम स्लो हो जाता है, तो अगर इतनी वेलफेयर ओरिएंटेड हैं तो उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। सभी सरकारों को पता है, सभी पार्टीज को पता है कि 2 महीने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। तो भाई आपके पास 4 साल 10 महीने हैं, 4 साल 10 महीने हैं अपना काम दिखाने के लिए। और आपने देखा होगा पार्टियां वेट करती हैं, इलेक्शन आने से पहले फीता काटना शुरू कर देती हैं, प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करना शुरू कर देती हैं। भाई अभी क्यों जरूरत पड़ी तुम्हें ये सब करने की है? आपके पास 4 साल 10 महीने थे अपना काम दिखाने के लिए। तो यानी कि ये भी एक टाइप का बहाना है, सरकारों के पास एम्पल ऑफ टाइम होता है काम को करने के लिए और दिखाने के लिए। सो गवर्नमेंट्स हैव एनफ टाइम टू शो डेवलपमेंट, दैट इज 4 साल 10 महीने। और ये 2 महीने और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम सरकारी विभागों की बात करें, जहां पे अधिकारी बैठते हैं, वो अधिकारी डायरेक्टली इलेक्शंस में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। और 2 साल अगर 2 महीने अगर काम थोड़ा स्लो हो जाता है, 2 महीने काम स्लो हो जाता है, तो ये तो एक रिव्यू पीरियड हो सकता है ना। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स चल रहे हैं उनको रिव्यू करिए, असेस करिए, कितना गैप्स हैं, कितने लॉसेस है उसमें, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रॉपर रिपोर्ट बनाइए, ताकि जो
अगली सरकार आए चुनाव के बाद, शपथ लेने के बाद आप उसको वो रिपोर्ट हैंड ओवर कर सके, ताकि वो आगे का काम और ज्यादा फास्टली उसको इंप्लीमेंट कराए, क्योंकि वो उसके पास प्रॉपर रिपोर्ट होगी। सो ये 2 महीने रिव्यू पीरियड के फॉर्म में लगाए जा सकते हैं। तो यानी कि एमसीसी इज एप्रोप्रिएट टाइम फॉर रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। तो यानी कि खर्चे का कोई इशू नहीं है और काम का कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं इशू जो हो सकते हैं, यानी कि जिस पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, नेशनल मुद्दे और राज्यों के मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब हम एक साथ दोनों को इलेक्शंस करवाएंगे, वोटर को फोर्स करेंगे कि भाई आप एक ही बार में नेशनल के लिए भी वोट डाल के आओ और स्टेट के लिए भी वोट डाल के आओ, तो कहीं ना कहीं एक दो बड़े नेशनल नैरेटिव इस तरह से बनाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, जो स्टेट के इश्यूज को दबा दें और वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाए उसी नेशनल नैरेटिव के बेसिस पे वोट डालने के लिए। इसमें जाहिर है किसका फायदा होगा? रीजनल पार्टीज का, स्टेट पार्टीज का नहीं होगा, नेशनल पार्टीज का होगा, जो शायद ऑलरेडी केंद्र में बैठी होगी उस समय, जो नेशनल नैरेटिव ऐसा चलाएगी जिससे वोटर्स इन्फ्लुएंस हो जाए और सिमिलर पार्टी को वोट डाल दे, नेशनल के लिए भी स्टेट के लिए भी। तो एक नया तरीका हो सकता है डबल इंजन की सरकार लाने के लिए। लेकिन जब आप वोटर्स को 2 बार मौका देते हैं वोट डालने का, स्टेट के लिए अलग और सेंटर के अलग, तो वोटर डिफरेंटली वोट कर सकता है। केंद्र के लिए कोई और पार्टी चूज कर सकता है, राज्यों के लिए कोई और पार्टी चूज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की अगर हम चुनाव की बात करें तो मुख्य चुनाव हुआ था, मेन जो चुनाव हुआ था 2014 में, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का चुनाव हुआ 2015 में, यानी कि 1 साल के भीतर जनरल इलेक्शंस के। सिमिलरली 2019 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, दिल्ली का चुनाव हुआ 2020 में, यानी कि सेम वोटर्स जो दिल्ली के हैं उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए बीजेपी को चुना, एमएलएस के लिए आम आदमी पार्टी को चुना, जबकि उनको मौका मिला था 1 साल के भीतर ही। सेम वोटर्स, जब वोटर्स को हम ज्यादा टाइम देते हैं, 2 बार मौका देते हैं वोट डालने का, तो जाहिर है वो डिफरेंटली सोच सकते हैं। फोर्स करके एक बार में वोट डलवाया जाए तो वो डिस्क्रिप्शन पावर कम हो सकती है, यानी कि वोटर की पावर भी कम होगी और स्टेट इश्यूज की पावर भी अंडरमाइन होगी। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं, एक और चैलेंज आता है, हमारे एमपी और एमएलए चुनने के बाद दिखाई नहीं देते, छुप जाते हैं, जनता के सामने आते ही नहीं है। और अगर अब आपने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया, यानी कि 5 साल में एक ही चुनाव होगा, तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएंगे। कम से कम बार बार जब चुनाव होते हैं तो कम से कम वो सड़कों पर उतरते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, दिखाई देते हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब एक ही चुनाव होगा 5 साल में तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो अनदर इशू आ सकता है, इलेक्शंस वंस इन 5 years विल मेक पार्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स मोर रिलैक्स्ड एंड डिस्टेंट फ्रॉम द इलेक्टोरेट्स। राइट टू प्रोटेस्ट भी काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा 1 साल करीब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चला। राइट टू प्रोटेस्ट, पहले आपको बता दूं, ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोटेस्ट 1 साल चला और फाइनली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इनिशियली जब 5 स्टेट्स के चुनाव होने वाले थे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी का चुनाव, फाइनली सरकार ने वो तीनों कानून विड्रॉ कर लिए। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट सही था या गलत था, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कानून सही थे या नहीं थे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट ने अपना काम किया, सरकारें चेतना में आई। मान लीजिए अगर युवक हैं, ये रोजगार नहीं है, और अगर वो राइट टू प्रोटेस्ट करना चाहें, और अगर एक ही चुनाव होता है 5 साल में, तो सरकारें शायद ध्यान देना बंद ही कर दें। लेकिन चुनाव जब बार बार होता है, राज्यों का होता है, केंद्र का होता है, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को, जो सरकारें में बैठी हैं, उनको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाना पड़ता है युवाओं के लिए। तो यानी कि दबाव बढ़ता है जब एक से ज्यादा चुनाव होते हैं। और तीसरी बात, अगर हम बात करें एज एन एवरेज वोटर की बात करें, मैं अपनी बात करूं, मैं 5 साल में एक बार वोट दूं तो मैं अपने आप को कमजोर फील करूंगा, लेकिन मैं 5 साल में जब 2 बार वोट देता हूं तो मैं अपने को पावरफुल फील करता हूं, क्योंकि मैं दूसरी बार वोट करके या सेकंड टाइम वोट करके शायद मैं अपनी गलती सुधार सकता हूं, जो मैंने सोचा कि पिछली बार मैंने गलत जगह वोट डाल दिया था और गलत पार्टी को वोट डाल दिया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राइट ऑफ अ वोटर टू एक्सरसाइज हर चॉइस ट्वाइस इन स्पेन ऑफ 5 years। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बार वोट करने का मौका मिले तो वोटर पावरफुल होता है। एक और मुद्दा हो सकता है, मान लीजिए किसी राज्य में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है और बाई चांस गिर जाती है, कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो वो प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ जाएगी। तो क्या उस राज्य को
अगले वन नेशन वन इलेक्शन तक वेट करना पड़ेगा अपनी सरकार बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो यानी कि अब स्टेट की पावर को फिर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। तो एक और मुद्दा जो जैसे मैं आपको बताया कि इफ एन अनस्टेबल गवर्नमेंट फॉल्स देन विल इट हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट फुल इलेक्शंस टू गेट अ गवर्नमेंट, तो ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद बात करते हैं, एक चीज होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मान लीजिए कोई अपोजिशन पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है, बाई चांस सरकार गिर जाती है, पर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो पाती, तो उसका सीधा असर क्या होगा? सारे राज्यों पे भी चुनाव थोप दिए जाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मेथड है। कभी कभी क्या है, अपोजिशन पार्टी ये देखते हुए कि राज्यों पे भी चुनाव थोपे जा सकते हैं, तो क्या पता वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके ही ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनी, तो उन राज्यों के ऊपर भी चुनाव थोपे जा सकते हैं जिसमें वो अपोजिशन पार्टी खुद पावर में है। तो इट कैन ऑल्सो अंडरमाइन द पावर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यानी कि बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी या कहीं ना कहीं उसमें डायल्यूशन आएगा, वोटर मजबूत होगा या कमजोर होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन एज अ कॉन्सेप्ट चलता है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यूएसए में कोई बात भी करता है? वहां तो हमेशा चुनाव का ही एनवायरनमेंट बना रहता है, तो हम भारत में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो एक टाइप के लोग ज्यादा खुश होंगे। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खुश होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है। हु विल बी मोस्ट हैप्पी? सबसे ज्यादा खुश कौन होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है? सबसे ज्यादा खुश होंगे कॉर्पोरेट्स, यानी कि कंपनीज जो इलेक्शन में फंडिंग करती है। अगर चुनाव ही 5 साल में एक बार होगा तो उनको एक ही बार फंड करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी उनको आएगी और वो इसकी बात जरूर करेंगे और जानबूझ के कहलवाएंगे मीडिया चैनल से वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि मीडिया चैनल्स भी कॉर्पोरेट ड्रिवन होते हैं, इन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारी इकॉनमी 1% लोगों की बन चुकी है। इनके पास जो 1% लोग हैं, इनके पास ज़्यादा धन है। इकॉनमी ऑलरेडी 1% लोगों की बन चुकी है। कम से कम डेमोक्रेसी तो 100% लोगों के पास रहनी चाहिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है हमारे लोकतंत्र के लिए, जो मजबूती देने की जगह कमज़ोरी प्रदान कर सकती है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में शेयर करिए। आगे भी मैं नए मुद्दे लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।